अदालत पहुंचेगी चुनावी अदावत। नमस्कार, IND एनालिसिस में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश सक्सेना। जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, वैसे जो चुनावी जंग है या जो आरोप प्रत्यारोप का दौर है, वो अब सिर चढ़कर बोल रहा है और एक दूसरे पर जिस तरह से हमले किए जा रहे हैं, राजनीति और सियासत से ऊपर उठकर कहीं ना कहीं निजी हमले भी बोले जा रहे हैं और इसी को लेकर बीजेपी और कांग्रेस कुछ दिनों से आमने सामने है। अब बीजेपी जो लीगल सेल है उसकी एक बैठक हुई, उसकी एक मीटिंग हुई और इसमें यह कहा गया कि अगर इस तरह के हमले विपक्ष की तरफ से होते हैं, जिन्हें निजी हमला हम कह सकते हैं, तो इसको लेकर जो बीजेपी है वो अदालत जाएगी। कुल मिलाकर अब इसके जरिए जो वार पलटवार होगा, उसमें जो जुबानी अदावत है, जो आरोप है, अगर लगता है पार्टी को कि ये निजी हमला है, तो फिर इसको लेकर कानूनी तौर पर भी घेरा जाएगा। कुछ वर्जन हम आपको सुनाएंगे। उससे पहले मध्य प्रदेश की सियासी जंग में बरस रहे शब्दबाण। अब तक शिवराज कमलनाथ में चल रही थी जुबानी जंग। अब कमलनाथ और VD शर्मा आमने सामने हैं। VD शर्मा ने कहा 84 के दंगों के केस में जेल जाएंगे कमलनाथ। कांग्रेस ने रिश्तेदारों की नियुक्तियों को लेकर VD शर्मा को घेरा। VD शर्मा पर ससुर और पत्नी की अवैध पोस्टिंग का आरोप लगाया। जिस तरह से कांग्रेस नेताओं पर कानूनी केस की तैयारी कर रही है भारतीय जनता पार्टी। मैं मानता हूं कि ये हिसाब की रणनीति बदला लेने की रणनीति है कि आप खुले तौर पर रणनीति बना रहे हो, बैठक कर रहे हो कि कांग्रेस नेताओं पर झूठे मुकदमे ला दे जाएं, उन पर झूठे भ्रष्टाचार के मुकदमे ला दे जाएं, उन पर कार्रवाई की जाए। ये साबित करता है कि लोकतंत्र का ये गला घोंटने वाली बात है साफ साफ। और ये शायद मध्य प्रदेश के इतिहास में पहली बार हो रहा है कि इस तरह से आप प्रस्ताव पारित कर रहे हो कि आप कांग्रेस के नेताओं पर मुकदमे दायर करो। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ, कांग्रेस हर स्तर पर लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। हम जब अंग्रेजों से नहीं लड़े, हम जब उनके समय हम सालों जेल में रहे, तो हम भाजपा शिवराज से क्या डरेंगे? हम तैयार हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, जबलपुर के BD शर्मा जी, जबलपुर में इनकी ससुराल है। आपने, आपकी पत्नी जो जबलपुर जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में लेक्चरर थी, उनको यहाँ से ले जाके किस हैसियत से, किस नैतिकता के साथ आपने जब भोपाल में ऊंचे पद में बैठाने का काम किया? मान ये तिलमिलाए हैं पूरे कांग्रेस वाले कि जिस तरह से इन्होंने अनगढ़ आरोप हमारे प्रदेश अध्यक्ष पर, माननीय मुख्यमंत्री जी पर लगाए और इनके वक्तव्य इतने छोटे हैं कि जनता सब जान रही है। ये तिलमिलाए हैं, इनके जमीन इनके नीचे से सरक गई है, इसलिए इस तरह के अनगढ़ आरोप लगा रहे हैं। मैं इनके तथ्यों को चुनौती देती हूँ। यदि इनमें ताकत है, कांग्रेस वालों में ताकत है, तो ये सामने आकर पहले कोर्ट में जाए। यदि कोर्ट से भी इनको न्याय नहीं मिलता है तो जनता की अदालत में जाए। 84 का दंगा इस देश पर कलंक है। हजारों सिख भाइयों को नृशंस हत्याएं कर दी गई। सज्जन कुमार कांग्रेस के नेता मात्र नहीं, ये गुंडे और अपराधी थे, आज जेल के अंदर सड़ रहे हैं। जगदीश टाइटलर जो कमलनाथ जी के मित्र हैं, आज उनको CBI ने चार्जशीट दाखिल कर दी है, जेल जाएंगे। और तीसरे सस्पेक्टेड मित्र इस मध्य प्रदेश के कमलनाथ के, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ जी भी रडार पर हैं। कितने घोटाले हुए पिछले 18 साल? 1800 घोटाले हुए। 3,30 करोड़ रुपए का इन्होंने कर्जा लिया है। ये इसका ब्याज पटाने के लिए इनको कर्जा लेना पड़ेगा। इस कर्जे का क्या हुआ? बड़े बड़े ठेके दिए और उससे जो एडवांस दिया, 25% जो एडवांस दिया, उससे अपनी कमीशन निकाली।
केवल ये कर्जा दिया गया कि ये अपनी कमीशन निकाल लें। आप भी थोड़ी इसमें स्टडी कर लीजिए। ये 3,30,000 करोड़ का क्या उपयोग किया? बेरोजगारों को फायदा हुआ? किसको फायदा हुआ? छिंदवाड़ा के अंदर उन गरीबों के खून को चूसकर आप उद्योगपति कैसे बने? अरे छिंदवाड़ा की लाखों जनता आज पूछना चाहती है कि गरीबों का खून चूस करके आप अरबपति कैसे बन गए? और कैसे चीन के साथ मिलकर के कमलनाथ जी आपने गद्दारी करके कॉमर्स मिनिस्ट्री के अंदर आप थे। आपके ऊपर आरोप है कि आपने दलाली करके चीन के साथ कुछ सांठगांठ की थी। मैं कह रहा हूं, गंभीरता से कह रहा हूं, 15 महीने के अंदर श्रीमान कमलनाथ ने जो कमीशन नाथ के तौर पर जिनकी भूमिका मध्य प्रदेश में रही और इस पूरे मध्य प्रदेश को जिन्होंने लूटने का काम किया, वल्लभ भवन को जिन्होंने कमीशन खोरी का और वसूली का जो अड्डा बनाया था, ऐसे लोगों के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता पूरे मध्य प्रदेश के अंदर 64,000 बूथों पर इन्हें एक्सपोज करने का काम। तो हम देख सकते हैं कि किस तरह से ये जो चुनावी लड़ाई है कहीं ना कहीं व्यक्तिगत जंग और व्यक्तिगत लड़ाई में बदलती हुई दिख रही है। दोनों तरफ से जो शब्दों के बाण हैं, जो शब्दों की मर्यादा है, जिसे हम लोकतंत्र में, प्रजातंत्र में कहते हैं कि कहीं ना कहीं राजनीति, सियासत और चुनाव में भी जो एक शब्दावली होती है उसकी एक गरिमा होती है। लेकिन जिस तरह की जो चीज़ें अब दिख रही हैं कहीं ना कहीं वो तार तार होती दिख रही हैं। और यही कारण है कि लगातार ये कुछ दिनों से कहा जा रहा है कि मध्य प्रदेश की जो सियासत, जो राजनीति, जो चुनावी लड़ाई है एक अलग तरीके से होगी। इससे पहले कभी जिस तरह की जो जंग है वो ना रही होगी और वैसी जंग अब एमपी में दिखने वाली है। आज इसी मसले पर हम चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। चर्चा शुरू करें उससे पहले अपने मेहमानों से आपका परिचय करा देता हूं, तारुफ करा देता हूं, फिर इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। 3 मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में हैं। हमारे साथ में हैं डॉक्टर गुलरेज शेख साहब, बीजेपी के प्रवक्ता। स्वागत करूंगा गुलरेज शेख साहब आपका। डॉक्टर अमीनुल खान सूरी साहब है, कांग्रेस की नुमाइंदगी करेंगे, प्रवक्ता हैं, आपका स्वागत। और वरिष्ठ पत्रकार चैतन्य भट्ट साहब हमारे साथ में, चैतन्य जी का भी मैं स्वागत करता हूं। डॉक्टर गुलरेज शेख साहब, अगर देखा जाए जिस तरह के वर्जन अभी हमने आपको, अपने दर्शकों को सुनाए, या फिर जिस तरह की एक तासीर नज़र आ रही है अब मध्य प्रदेश की जो चुनावी लड़ाई है, कहीं ना कहीं धीरे धीरे जो आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है और उसमें जिस तरह की शब्दावली का प्रयोग किया जा रहा है उसका स्तर बहुत हद तक नीचे जा रहा है। आपकी विधिक सेल की जिस तरह से मीटिंग हुई और ये कहा गया कि अगर इस तरह के हमले होते हैं जो व्यक्ति ऐसे लगते हैं कि ये व्यक्तिगत तौर पर ये हमला है, ये निजी हमला है, तो हम कोर्ट की शरण में इसमें जाएंगे, कानूनी लड़ाई भी हम लड़ेंगे। इसके पीछे बीजेपी के क्या मंतव्य है या क्या, किस तरह की ये रणनीति है? देखिए सक्सेना जी, जिस प्रकार से दिन प्रतिदिन राजनीति में जो कांग्रेस का चरित्र गिरता जा रहा है और जिस प्रकार से जिसको कहते हैं ना बिलो द बेल्ट हिट करने की बार बार कांग्रेस कोशिश करती है, यहाँ तक परिवारों पर भी करती है। आपने देखा था कि शिवराज जी की वर्षगांठ थी वैवाहिक जीवन की, उस पे भी उन्होंने तंज कसा, उसके ऊपर भी उन्होंने राजनीति की, उसमें भी उन्होंने ट्रोल करने की कोशिश की। जब उनके बेटे ने एक बेटा होने के नाते उस पर आपत्ति की तो उसको भी घसीटा राजनीतिक मैदान में। तो एक लेवल जो है रैपिडली डिक्लाइन हो रहा है। और इसके पीछे में एक व्यक्ति, मैं तो नामजद बात करता हूं, सुप्रिया श्रीनेत्र, जब से उनको कांग्रेस के सोशल मीडिया और आईटी प्लेटफॉर्म, आईटी सेल का अध्यक्ष बनाया गया है, तब से आप देखिए कि स्तर कैसा गिरा है। ये वही महिला है जो किसी को टेलीविजन पर बैठ कर नाली का कीड़ा बोलती है, ये इस प्रकार की जो बातें होती है ना, तो वही सब चीजें अब हमको ऑनलाइन भी दिख रही है, इनके नेताओं के मुंह से भी दिख रही है। तो हम क्या करें, आप बताइए। हम लोकतंत्र में और न्याय व्यवस्था में इस देश की भरोसा रखते हैं, तो यही एक्सपेक्ट कर सकते हैं एक अच्छे सिटीजन से, और जो कि हम है एक ऐसी पार्टी जो इस देश के कानून में, संविधान में भरोसा करती है कि हम न्याय के और कानून की शरण में जाए और इसी एक्टिविटीज के खिलाफ। लेकिन जिसका जिक्र आप कर रहे हैं गुलरेज शेख साहब,
बिलो द बेल्ट वार की जिस तरह से आपने जिक्र किया, वही तो पीसी चीफ कमलनाथ कह रहे हैं कि ऐसा तो बीजेपी कर रही है। नहीं, देखिए, जब हम बात करते हैं 1984 के दंगों की, जिसपे कांग्रेस, सब जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी सम्मिलित थी। राजीव गांधी ने वक्तव्य दिया था कि बड़ा पेड़ गिरता है तो जमीन हलती है। कांग्रेस के जो मिस्टर नेहरू थे, उन्होंने तरीका सिखाया था कि नहीं सिखाया था, यही बात आती है जो हमने भी सुनी है। आप बताइए, आप हमसे ज्यादा वरिष्ठ हैं, कि किस प्रकार से सरदारों के गले में जलता हुआ टायर डाला जाए और कैसे उनको तड़पा तड़पा के मारा जाए। तो हमने मध्य प्रदेश में भी दंगे होते हुए देखे थे। तो यदि कोई विभत्स घटना हुई है प्रदेश में भी और देश में भी, तो क्या उसका जिक्र नहीं होना चाहिए? सर, क्या उससे उसके आगे दोषियों का देश नाम नहीं कितना लेना आगे चाहिए? निकल, जब हम डेवलपमेंट की बात करते हैं, तरक्की की हम बात नहीं, करते सर। हैं, अभी भी हम वहीं पर हैं। और कहीं ना कहीं सर, जो इस तरह की चीजें बार बार राजेश निकल के आ भाई, जाती हैं। परसों कांग्रेस पार्टी के लोगों ने मुझे ट्रोल किया, किस बात पे पता है आपको? हाँ, मैंने उन लोगों को श्रद्धांजलि दी जो कुछ दशक पहले परसों के दिन हाशिमपुरा में 43 निर्दोष युवा मुसलमान लड़कों को उठा लिया गया। राजीव गांधी की सरकार थी, पुलिस के द्वारा पुलिस वैन में ले जाकर गोलियां मार दी गई और नहर में फेंक दिया गया। उनको जब मैंने श्रद्धांजलि दी और प्रश्न उठाया तो मुझे भी ट्रोल किया गया और हल्की बातें मेरे बारे में भी की गई। तो ये जब स्तर होता है राजनीति का, तो फिर आपको कानून की शरण में जाना पड़ता है। सर, चलिए, कानून की शरण में जाना पड़ता है। और बीजेपी जिस तरह से जो सेल है, इनका लीगल सेल है, उसकी मीटिंग में ये कहा गया है। डॉक्टर अमीनुल खान साहब, कहा जा रहा है कि जिस तरह की जो हमले हो रहे हैं कांग्रेस के तरफ से, वो स्तरहीन है, कहीं ना कहीं निजी हमले हैं, और यही कारण है कि अब बीजेपी कानून की शरण लेगी। देखिए सक्सेना जी, मैं चरणबद्ध तरीके से कुछ बातें सामने रखना चाहता हूँ। जी, पहला विषय जो सबसे महत्वपूर्ण है कि आज IND 24 के माध्यम से आपने कई क्लिपें दिखाने की प्रयास किया कि किस तरह से कांग्रेस के कुछ नेताओं का दिखाया, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का दिखाया। तो स्पष्ट तौर पे जनता को नजर आ रहा है कि किन्होंने बिलो द बेल्ट बातें करने का प्रयास किया, किसके ज्यादा संवाद आपकी क्लिपिंग में नजर आए हैं। वो सबके सामने है कि कौन सी पार्टी के लोग किस तरह की बातों को अंजाम दे रहे हैं। दूसरा महत्वपूर्ण विषय उठाया गया है, 84 के दंगों की बात VD शर्मा जी ने भी की, अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी कर रहे हैं। आपकी सरकार, नरेंद्र मोदी जी की सरकार इस देश में 9 साल होने आ गए, अटल जी की सरकार रही, भारतीय जनता पार्टी रही, कमलनाथ जी पे एक भी FIR हो। और जब चुनाव का वक्त आता है, जब मुद्दों पे लड़ाई लड़नी चाहिए कि शिवराज सिंह चौहान ने इतने वर्षों तक मध्य प्रदेश में शासन किया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, तो आपने जनता के लिए क्या किया? कुपोषण में हम नंबर 1 है, आदिवासियों पे बलात्कार पे हम नंबर 1 है, आदिवासियों पे अत्याचार में हम नंबर 1 है, बेरोजगारी में हम नंबर 1 है, महिला शोषण में हम नंबर 1 है। तो जब इन चीजों के जवाब नहीं है, भ्रष्टाचार से पूरी तरह रक्त रंजित है सरकार, तो इस तरह की बातें की जाती है कि FIR हो तो गुलरेज शेख सामने रख दें कि कमलनाथ जी पे ये FIR है और कानूनी रूप से सरकार डबल इंजन की है, प्रदेश में भी देश में भी है। आप जो करना चाहें करिए, फांसी लटका दीजिए अगर आप आरोप तय कर सकते हैं, सबूत है आपके पास और इस देश में कानून है। तीसरा महत्वपूर्ण विषय, भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर पे अपनी लीगल सेल की मीटिंग बुलाई है, कार्रवाई करती है, तो सबसे पहले कार्रवाई करने का काम करे भंवर सिंह शेखावत, जो एपेक्स बैंक के अध्यक्ष रहे, जिन्होंने राज्यवर्धन दत्ती गांव पे नाम लेके भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, जिन्होंने इंडिविजुअल तरीके से आरोप लगाए, भारतीय जनता पार्टी के विधायक रहे, एपेक्स बैंक के अध्यक्ष रहे, उन पे कार्रवाई करे इनका लीगल सेल। हर पप्पू पे कार्रवाई करे जो सिख समुदाय से आते हैं, पूर्व मंत्री हैं जिन्होंने इनके प्रदेश अध्यक्ष पे आरोप लगाए कि उनसे उनकी जान को खतरा है। कल कटनी से इनके पूर्व विधायक ने VD शर्मा पे अनेक तरह के आरोप लगाए, कार्रवाई करें, हम स्वागत करते हैं, आप कार्रवाई कीजिए। क्या होता है हरिंजीत सिंह पप्पू पे, भंवर सिंह शेखावत पे, इनको लेके भी टिप्पणी करें और इनको लेके कब कार्रवाई करने जा रही है, IND 24 के मन से गए। चौथा बहुत इंपॉर्टेंट विषय, ये हाशिमपुर के दंगों की बात कर रहे हैं गुलरेज शेख, तो कम से कम नरोदा पाटिया में नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह की सरकार ने जिन लोगों ने बलात्कार एक महिला से किया, सुप्रीम कोर्ट में लगा के अर्जी लगा के उनको जो छोड़ने का काम किया, वहां भी गुलरेज शेख अगर अपना कोई वक्तव्य सामने रखे कि भारतीय जनता पार्टी की गुजरात और देश की सरकार ने सही किया या गलत किया, तो वो भी आपके जो श्रोता है सुनना चाहेंगे, देखेंगे कि क्या चाहते हैं गुलरेज शेख, कितने ईमानदार हैं और भारतीय जनता पार्टी में रह के किस तरह की सच्चाई की बात कर सकते हैं। चलिए, मैं दोबारा आऊंगा दोनों मेहमानों के पास में। वरिष्ठ पत्रकार चेतन भट्ट साहब हमारे साथ में है। चेतन भट्ट साहब, जिस तरह की, ये बिल्कुल सही है कि जिस तरह की अब शब्दावली इस्तेमाल हो रही है,
चुनाव के वक्त, और ये कोई पहला मौका नहीं है, मैं कहूँ लंबे समय से कहीं भी इलेक्शन रहे हों और इस तरह की जो शब्दावली है उसका इस्तेमाल हो रहा है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के लिए ये कहा जाता है कि इससे पहले जो चुनाव हुए हैं, एक भले जब चुनाव होता है जाहिर सी बात है जोर आजमाइश होती है, तमाम तरह की चीज़ें होती हैं, लेकिन जिस तरह से निजी हमले अब बढ़ते जा रहे हैं, क्या कहा जाए चेतन भट्ट साहब कि अब जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है वो स्तरहीन होते जा रहे हैं लगातार, और यही कारण है कि इस तरह की चीजें अब दिख रही हैं। देखिए राजेश जी, ये बड़ा दुखद तथ्य है कि राजनीति जिस निम्न स्तर पर पहुंच चुकी है उसको देशवासी भी देख रहे हैं, हम सब भी देख रहे हैं। ऐसा नहीं कि किसी एक व्यक्ति का चेहरा या एक पार्टी का चेहरा काला है, सबके चेहरे काले हैं, सब उसी तरह की भाषा बोल रहे हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे और भी अन्य राजनीतिक दल हो। क्योंकि मुद्दों से ध्यान हटाकर आप इस तरह के व्यक्तिगत आरोपों की जब स्थिति में पहुंच जाते हैं तो आप ये मान के चलिए कि सरकारों के पास लोगों की भावनाओं को और लोगों के मुद्दों के लिए कोई स्थान नहीं है। अभी आपने जो क्लिप्स दिखाए उसमें जिस तरह के बयान बीडी शर्मा जी दे रहे हैं कि कमलनाथ के हाथ खून से रंगे हैं, या जो कांग्रेस के नेता बयान दे रहे हैं, अभी कल परसों ही जबलपुर में कांग्रेस के जो नेता प्रतिपक्ष हैं गोविंद सिंह जी आए थे और उन्होंने स्पष्ट आरोप लगाया प्रेस वार्ता में कि वीडी शर्मा ने अपने ससुर और अपनी पत्नी को आउट ऑफ द वे जाकर सपोर्ट किया और उनको कुलपति और अपनी पत्नी को प्रोफेसर बना दिया। जाहिर सी बात है कि जब इस तरह का व्यक्तिगत आरोप लगाया गया तो पूरी भारतीय जनता पार्टी तैयार हो गई उसका जवाब देने के लिए, और उन्होंने हमारे जबलपुर के जो विधायक हैं तरुण मानो, जो पूर्व वित्त मंत्री रह चुके हैं, उनके मॉल पर भी तरह तरह के आरोप लगाए कि इसमें राजस्व की चोरी हो रही है। या विनय सक्सेना जो विधायक है उनको ये बताया कि इनका डामल का प्लांट है, इसलिए सब जगह डामल की जो की जा रही है, सप्लाई की जा रही है, इसकी जांच होना चाहिए। अरे भाई, सवाल इस बात का है कि जिसकी सत्ता है वो जांच करवाता क्यों नहीं है? अगर देखिए 84 का दंगा जो है वो निश्चित तौर पे कांग्रेस की एक सबसे कमजोर नब्ज है, और गाये बगाए भारतीय जनता पार्टी उस नब्ज को छेड़ती है, उस जख्म को कुरेदती है। सवाल इस बात का है कि जगदीश टाइटलर तो निश्चित तौर पे उसमें अपराधी माने गए हैं, उन पे केस भी चल रहा है, जेल में भी रहे हो। कमलनाथ के बारे में तो अभी तक ऐसा कोई सबूत मिला नहीं, और अगर उनका कहीं कोई हस्तक्षेप था उस मसले पर तो इतने लंबे समय से उनको कैसे छोड़ा गया है? आज मेरे ख्याल से 84 को 40 साल तो लगभग हो रहे होंगे घटना को, लेकिन अभी तक उनके खिलाफ ऐसा कोई सबूत तो आया नहीं। कुल मिला के स्थिति ये है कि राजनीति का जो स्तर होना चाहिए, हमने पहले के भी राजनेता देखे हैं जो एक दूसरे पे आरोप लगाया करते थे, पार्टी स्तर पे आरोप लगते थे, चाहे वो अटल बिहारी वाजपेयी हो, चाहे इंदिरा गांधी हो, चाहे कोई भी हो, उस जमाने के जो लीडर हुआ करते थे। लेकिन पिछले लंबे समय से ये देखा जा रहा है कि जिस तरह के निम्न स्तर के आरोप, अब क्या है कि एक दूसरे के प्रति मतभेद तो ठीक है, अपनी जगह होता है, अपने सिद्धांत होते हैं, पार्टी की अपनी बात होती है, लेकिन एक दूसरे के प्रति जो घृणा का भाव है, हेट स्पीच, जिससे सुप्रीम कोर्ट ने भी ये संज्ञान लिया था कि हेट स्पीच जो राजनेता करते हैं उस पर रोक लगाना चाहिए। सही बात आप कह रहे हैं, लेकिन यहाँ इंडिविजुअली जिस तरह से अब जो लड़ाई हो रही है इसमें आखिर जनता कहां पर है? क्योंकि अगर चुनाव हो रहा है, चाहे वो सरकार सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो या जो भी राजनीतिक दल हो, वो नुमाइंदगी तो उन्हें जनता की करना है, जनता की चीजें बेहतर कैसे कर सकते हैं इसकी बात होना है। अब ये इंडिविजुअल हो रहा है, इसमें जनता कहां नजर आ रही है? अब जनता इसमें व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप, वो जिस तरह से आपने कहा कि मुद्दों पे बात होना चाहिए, अगर सरकार में जो कोई है वो बताए कि मैंने काम किया, जो विपक्ष में हम आएंगे हम ऐसा करेंगे। जनता के सामने देखिए कोई विकल्प नहीं है ना। दिक्कत ये है कि जैसे मध्य प्रदेश हो या और भी बहुत से राज्य हैं जिनमें दो दलीय स्पर्धा होती है, अब उसके सामने कोई भी एक ऐसा विकल्प नहीं है कि वो किसी तीसरे दल को या तीसरी शक्ति को अपना वोट दे सके। एक बार बीजेपी को देगी, उससे परेशान हो जाएगी तो कांग्रेस को दे देगी, तो उसके सामने जब कोई विकल्प नहीं हो। दूसरी बात यह है कि जनता के मुद्दों को ना कोई छू रहा है,
ना कोई मीडिया में जनता के मुद्दे आ रहे हैं, इसलिए जनता भी अब उदासीन हो गई। उसको मालूम है हमको 5 साल में एक बार किसी को ना किसी को वोट देना है और फिर जिसकी सत्ता आएगी वो 5 साल तक आराम करेगा। ये बात जरूर है कि लोग कहते हैं कि जनता के भले के लिए हम ये काम कर रहे हैं। अभी तो आपने देखा होगा कि घूसखोरी की जिस तरह से बंदर बांट चल रही है, लोगों का कर्मण्य बनाया जा रहा है, हर व्यक्ति को हर चीज मुफ्त दी जा रही है, सरकारों पे कितना कर्जा होता जा रहा है, इस बात की किसी को चिंता नहीं, और ये सब जनता से ही वसूला जाएगा। चलिए, जनता से वसूला जाएगा। दोबारा आता हूं चेतन भट्ट साहब, डॉक्टर गुलरेज शेख साहब क्या कहेंगे जिस तरह से चीजें, क्योंकि तमाम सारे मुद्दे हैं, आपके पास भी है, अगर कांग्रेस विपक्ष में बैठी है तो वो भी तमाम सारे मुद्दे उठाती है, आपके पास भी मुद्दे हैं कि हमने इतने सालों में आखिर क्या किया। फिर इस तरह की जो चीज़ें हैं, इस तरह की जो राजनीति सियासत है, क्यों इस तरह की चीज़ें आन पड़ी हैं कि चाहे वीडी शर्मा जी जिस तरह से आरोप लगा रहे हैं, या फिर ये भी सवाल खड़ा हो रहा है कि अगर ऐसी चीज़ें हैं तो फिर भाई आप कार्रवाई क्यों नहीं करते? देखिए राजेश जी, जहाँ तक विषय है डेवलपमेंटल वर्क्स का और इनकी नाकारियों का, हम तो हमेशा गिनवाते रहे हैं। हम तो ये गिनवाते रहे हैं 18-19 साल में हमने क्या करके दिखाया। गड्ढा प्रदेश था और पिछड़ू बीमारू राज्य था, उसको अव्वल दर्जे के राज्य में तब्दील किया हमने। इस राज्य में इलेक्ट्रिसिटी 24 आवर्स दी, जो कि इंदौर जैसे शहर में 9 घंटे जाती थी। यहाँ पर हमने कृषि का रकबा बढ़ाया, महिला प्रसव दर 22% से उठाकर उसको 99% पर लाए। ये सब हम करते हैं, लेकिन क्या होता है कि जब कांग्रेस के पास दिखाने के लिए सकारात्मक कुछ भी नहीं होता तो वो नकारात्मक बात करती है। भी होता कैसे है राजेश जी, अभी मतलब कोई अपशब्दों का पूरी 4 लोगों की पैनल में से एक व्यक्ति भी उपयोग कर ले अभी, तो पूरी चीजें जो हम सकारात्मक बात कर रहे हैं ना वो नकारात्मक तरफ चली जाएगी और पूरा डिस्टरबेंस हो जाएगा। तो वो कांग्रेस की एक आदत है कि एक ऐसी सुर्री छोड़ती है जिसकी वजह से पूरा वातावरण दूषित होता है, और वो दूषित वातावरण में फिर जो बातें होती है वो नकारात्मक होती है। तो मैं तो कांग्रेस के हमारे मित्र बैठे हैं, प्रवक्ता है, इनसे भी कहूंगा कि पीसीसी में एक प्रस्ताव लेकर आए कि कांग्रेस पार्टी नकारात्मक। चलिए, वक्त की कमी है, सूरी साहब कुछ कहेंगे? वक्त कम है, मेरे पास सिर्फ 2 मिनट का वक्त है क्योंकि मुझे चेतन भट्ट साहब के पास भी आना है। सूरी साहब कहेंगे कुछ? जी देखिए राजेश जी, गुलरेज शेख जी ने एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया, सवालों से बचे। पर मैं एक बात कहना चाहता हूँ, ये वीडी शर्मा जी की बौखलाहट है। क्या उनके ससुर साहब को कुलपति नहीं बनाया गया शिवराज सिंह के शासनकाल में? क्या उनकी धर्म पत्नी को प्रोफेसर नहीं बनाया गया? बताएं, कागज है, प्रमाण है, मीडिया में चलाया है, भट्ट साहब बैठे हैं, बने कि नहीं बने? और क्या गोविंद सिंह जी ने गलत कहा? तो क्या सूरी साहब आप पूरे चुनाव में आप जनता के बीच में जाएंगे? सूरी साहब, कांग्रेस भी जनता के बीच में जाएगी तो इन्हीं मुद्दों का जिक्र करेगी, इन्हीं मुद्दों का जिक्र करेगी कि कांग्रेस के लिए भी, कांग्रेस की तरफ से जनता के लिए भी होगा पिटारे में। सेल को बुलाया कि अगर नहीं बने, चेतन भट्ट साहब न्यूट्रल व्यक्ति बैठे, पत्रकार बैठे, झूठों के ऊपर मक्कारों के ऊपर। सूरी साहब को बोल लेने दीजिए। गुलरेज जी सूरी साहब को बोल लेने दीजिए। इस प्रकार से झूठी निरर्थक बातें कर रहे हैं, आक्षेपबाजी कर रहे हैं, जब ऐसी बातें ये करते हैं तो इनको हम कैसे रोके? कानूनी रास्ते से ही रोका जाएगा ना। इसीलिए हमने हमारी यहाँ बैठक बुलाई कि विधि प्रकोष्ठ इन लोगों के ऊपर अंकुश लगाए, इनके। चलिए चेतन भट्ट साहब, वक्त कम है, चलिए दोनों मेहमानों से मैं अनुरोध करूंगा, वक्त कम है। चेतन भट्ट साहब, जिस तरह से जो लीगल लड़ाई लड़ने की बात अब बीजेपी कर रही है, इसका कुछ असर दिखेगा कि नहीं, चीजें ऐसी चलती रहेंगी और बढ़ेंगी? नहीं, देखिए अभी तो 4-5 महीना है चुनाव के लिए, अभी तो ये स्तर और गिरेगा। आप तो देखिए किस तरह की भाषा का इस्तेमाल होगा। हो सकता है कि माँ बहन की गालियों तक का भी इस्तेमाल होने लगे, क्योंकि जिस तरह से राजनीतिक लोग स्तर को अपने स्तर पर गिरा रहे हैं, अब शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, उससे मुझे लगता नहीं कि कोई इसमें बड़ा सुधार होगा। हाँ, ये बात जरूर है कि अब जनता को उन लोगों का बहिष्कार करना होगा जो इस तरह के जनता को बहिष्कार करना होगा, और जो सियासतदान है कहीं ना कहीं उनको भी सोचना होगा कि आखिर वो क्या मैसेज देने जा रहे हैं जनता के बीच में, और जो आने वाली पीढ़ी है उसको। तीनों मेहमानों का मैं यहाँ पर धन्यवाद करूंगा, शुक्रिया करूंगा। तो जिस तरह की जो चीज़ें हैं, और जाहिर सी बात है चुनाव है और चुनाव में तमाम सारी चीज़ें देखने को मिलेगी, लेकिन जो बार बार बात आती है कि कहीं ना कहीं लोकतंत्र में, प्रजातंत्र में, इस लड़ाई, इस सियासत, इस राजनीति में कहीं ना कहीं मर्यादा तो तय होना चाहिए। कहीं ना कहीं एक शब्दों का ऐसा चयन होना चाहिए कि लगे कि नहीं, वाकई जो इतना बड़ा विश्व का लोकतंत्र है भारत, और उसके जो भारत के नुमाइंदे हैं, जो सियासतदान हैं, वो एक बेहतर
शब्दावली का उपयोग करते हैं, बेहतर मैसेज कन्वे करते हैं। लेकिन देखना होगा कि आखिर किस तरह से अब आगे लड़ाई बढ़ती है और किस तरह से जो लीगल सपोर्ट्स की बात बीजेपी कर रही है, आगे चल के कांग्रेस भी उसी तरफ आएगी, ये भी देखने वाली बात होगी। IND एनालिसिस में बस इतना ही। IND 24 पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।